SRK गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद BA सेकेंड ईयर सोशोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड्स सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, इसके टॉपिक स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान के चरण। सामाजिक अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान करता है तो वो कुछ निश्चित चरणों से होता हुआ उस कार्य को करता है। अर्थात अनुसंधान के लिए कुछ निश्चित चरण होते हैं और उन्हीं चरणों के माध्यम से अनुसंधान की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इन निश्चित जो स्टेप हैं, जो निश्चित चरण हैं, इनसे गुजरते हुए ही जो अनुसंधानकर्ता अपना अनुसंधान करता है वही एक अच्छा अनुसंधान माना जाता है, एक क्वालिटी रिसर्च माना जाता है। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान के कौन कौन से चरण या स्टेप्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के चरण। सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध की प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से या उसे अधिक उत्तमता के साथ समझने की दृष्टि से जो सामाजिक शोध की प्रक्रिया है उसके कुछ निश्चित चरण होते हैं और ये चरण इस प्रकार से हैं। समस्या या विषय का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, थर्ड इकाइयों का निर्धारण, फोर्थ प्राकल्पना का निर्माण, 5 अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, 6 सूचनादाताओं का चुनाव, 7 सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण, नंबर 8 उपकरणों एवं प्रविधियों का पूर्व परीक्षण, 9 तथ्यों का अवलोकन व संकलन, नंबर 10 तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीयन, नंबर 11 तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन और नंबर 12 सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। अब हम स्टडी करेंगे समस्या या विषय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। अनुसंधान कार्य करने के लिए विषय का चुनाव करते समय ये देखना होगा कि विषय के संबंध में जो आवश्यक तथ्य हैं वो उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं। किसी वैज्ञानिक प्रविधि को काम में लेते हुए इन तथ्यों को संकलित किया जा सकेगा या नहीं, जो डाटा हैं उनको कलेक्शन कर सकेंगे या नहीं। शोध कार्य साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए समय पर पूरा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। विषय के दोषपूर्ण चुनाव से श्रम और साधनों का जो अपव्यय होता है उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें समस्या का चुनाव करना पड़ता है। अब अध्ययन विषय का चुनाव करते समय 3 बातों का ध्यान एक अनुसंधानकर्ता को रखना चाहिए। पहला है विषय का समाज में महत्व, अर्थात उस विषय का समाज में कितना महत्व है इसको ध्यान में रखना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए ही उस विषय का चुनाव अपने अनुसंधान के लिए करना चाहिए। दूसरा, विषय के बारे में तथ्यों की उपलब्धता, अर्थात जो विषय अनुसंधान के लिए लिया गया है उस विषय के बारे में जो तथ्य उपलब्ध हैं वो कितने, कहाँ और कितनी सुविधा से उपलब्ध हैं या नहीं, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। तीसरा, सीमित साधनों से विषय का अध्ययन संभव होगा या नहीं होगा। साधनों से यहाँ अर्थ है समय, बजट या कार्यकर्ताओं की उपलब्धता। इस प्रकार से समस्या का चुनाव या विषय के चुनाव को ध्यान में रखा जाता है अनुसंधान शुरू करने से पहले कि किस प्रकार से हमें अनुसंधान की समस्या, अनुसंधान का जो विषय है उसका चुनाव किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।
सेकंड जो चरण है वो है संबंधित साहित्य का अध्ययन। अब विषय का चुनाव करने के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण चरण है संबंधित साहित्य का अध्ययन। यदि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का पहले से ही अवलोकन किए बिना ही शोध को प्रारंभ कर दिया जाता है तो इससे संपूर्ण जो अनुसंधान है, शोध की प्रक्रिया, वो दोषपूर्ण होने की संभावना रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रारंभ से ही शोध से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेना चाहिए। जो संबंधित साहित्य है उसमें जो लेख हैं, उससे संबंधित लेख, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, प्रतिवेदन और विषय से संबंधित जो शोध ग्रंथ है वो आते हैं। इन सब का अध्ययन हमें कर लेना चाहिए। इस प्रकार के साहित्य के अध्ययन से शोधकर्ता का कार्य सरल हो जाता है और उसे अध्ययन की विभिन्न जो प्रविधियाँ उनका ज्ञान हो जाता है। इससे शोध कार्य में आने वाली जो कठिनाइयाँ उनका पता चल जाता है, जो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ उनकी जानकारी मिल जाती है और शोध का कार्य आसान बन जाता है। तो हमें स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च में सेकंड जो स्टेप है संबंधित साहित्य का अध्ययन, इसके अंतर्गत जो भी हमारा शोध का विषय है उस विषय से संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है इकाइयों का निर्धारण। सामाजिक शोध का एक जो प्रमुख चरण है वो शोध से संबंधित इकाइयों का निर्धारण और उन इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता है। इकाइयों का निर्धारण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इकाइयाँ अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए। यानी जो इकाइयाँ हम ले रहे हैं वो हमारे अध्ययन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से संबंधित होनी चाहिए और साथ ही संपूर्ण समग्र से एक रूपता रखने वाली होनी चाहिए। अर्थात उन इकाइयों में समग्र से एक रूपता बनाए रखने का गुण होना चाहिए। इकाइयों का पूर्ण रूप से स्पष्ट और परिभाषित भी होना जरूरी है। अध्ययन की इकाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ही सरल हों, जैसे कृषक, श्रमिक या बेकारी, बेरोजगारी, शहरी, ग्रामीण आदि आदि। तो अध्ययन के लिए इनमें से जिस किसी इकाई का उपयोग किया जाए उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना भी आवश्यक है। अन्यथा अलग अलग शोधकर्ता और सूचनादाता इसका अलग अलग अर्थ लगाकर अलग अलग रूपों में समझते हैं। इसलिए इकाइयों को ठीक से निर्धारित और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप है प्राक्कल्पना का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जो प्राक्कल्पना है ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। इसको हम जब इसका सिलेबस में जब ये एक पार्ट के रूप में आएगी तो इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ इसको हम पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये स्वयं एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो प्राक्कल्पना शोधकर्ता के कार्यों को एक दिशा प्रदान करती है और शोध के क्षेत्र को स्पष्ट करती है। प्राक्कल्पना की सहायता से शोधकर्ता अंधकार यानी जो उसका शोध करने का जो रास्ता है या जिस दिशा में वो शोध कर रहा है उसमें वो इधर उधर भटकने से बच जाता है। हाइपोथेसिस की सहायता अगर वो लेता है तो उसको शोध या अनुसंधान करने में आसानी रहती है और वो एक निश्चित या सही रास्ते की तरफ जाता है। इससे शोध का कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है और जो उसकी दिशा है वो स्पष्ट हो जाती है। तो तथ्यों के आधार पर जो प्राक्कल्पना है वो सत्य हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। प्राक्कल्पना शोधकर्ता के कार्य को सरल बना देती है और दिशाहीन अध्ययन पर रोक लगाती है। नेक्स्ट स्टेप है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। शोध क्षेत्र के निर्धारण का तात्पर्य ये है कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले शोधकर्ता को अपने अध्ययन क्षेत्र की जो सीमाएं हैं, भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और अन्य आधार पर निर्मित, उनका निर्धारण कर लेना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र का शोध करना है, किस क्षेत्र जो मेरे शोध का क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए, उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना होगा और कितनी जनसंख्या का मुझे उस क्षेत्र में अध्ययन करना है। इन सब का निर्धारण से
पहले ही कर लेना चाहिए। अब जो फील्ड एरिया है, अध्ययन क्षेत्र, न तो अधिक छोटा होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा छोटे क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष हैं वो उपयोगी नहीं होते, और उपयोगी निष्कर्ष निकालना एक कठिन होता है। और ज़्यादा बड़ा क्षेत्र अगर हमारा रिसर्च का होगा तो बड़े क्षेत्र के अध्ययन के आधार पर शोध कार्य निश्चित समय पर पूरा करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस प्रकार हमें अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है सूचनादाताओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स। शोधकर्ता के लिए अध्ययन क्षेत्र की सभी इकाइयों से संपर्क करके तथ्यों को एकत्रित करना कठिन होता है। फिर भी यदि अध्ययन क्षेत्र काफ़ी सीमित हो तो क्षेत्र की प्रत्येक इकाइयों से सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसे संगणना विधि के नाम से जाना जाता है। परंतु इस विधि द्वारा अध्ययन में काफ़ी श्रम लगता है, समय लगता है, साधन और धन लगता है। इसलिए अध्ययन के लिए सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा समग्र या यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को चुन लिया जाता है। समग्र में से कुछ इकाइयों का चुनाव शोधकर्ता अपने मनमाने ढंग से नहीं करके निदर्शन या प्रतिचयन की निश्चित विधियों को काम में लेते हुए करता है। नेक्स्ट स्टेप है सूचना के स्रोतों एवं अध्ययन के उपकरणों व प्रविधियों का निर्धारण। स्टेप नंबर 7, प्रकल्पना की जांच करने और सत्य का पता लगाने के लिए तथ्य या सूचनाएं संकलित करना जरूरी होता है। इसके लिए शोधकर्ता को ये पता लगाना पड़ता है कि सूचना प्राप्ति के विश्वसनीय स्रोत कौन कौन से हैं और सूचनाएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है। सूचना प्राप्ति के स्रोतों का पता लगाने के बाद शोध समस्या, सूचनादाताओं और क्षेत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपकरण और प्रविधियों का चुनाव करना होगा जिसकी सहायता से प्रामाणिक और वस्तुनिष्ठ तथ्य एकत्रित किए जा सके। नेक्स्ट स्टेप उपकरणों और प्रविधियों का पूर्व परीक्षण तथा अग्रगामी अध्ययन, पायलट स्टडी। शोध कार्य शुरू करने से पहले शोधकर्ता के लिए जरूरी होता है कि शोध हेतु चुने गए उपकरण और प्रविधियों की उन्हें छोटे पैमाने पर लागू करके जांच कर लेनी चाहिए। उनकी कमियों का और दोषों का पता लगा लेना चाहिए ताकि शुरू से ही उन्हें दूर किया जा सके। अध्ययन के उपकरणों की जांच हेतु पूर्व परीक्षण किया जाता है, लेकिन जो मुख्य शोध प्रारंभ करने से पहले संपूर्ण शोध कार्य का छोटे पैमाने पर परीक्षण किया जाता है। इसमें ये पता लगाया जाता है कि चुना गया निदर्शन पर्याप्त है या नहीं है, जो हमने सैंपल चुना है वो पर्याप्त है या नहीं है, निदर्शन विधि उपयुक्त है या नहीं है, और जो अन्वेषक है उनमें आवश्यक कार्य क्षमता है या नहीं है। तो वैज्ञानिक अध्ययन है तो इन सब बातों का पता लगाना आवश्यक होता है। इसके लिए छोटे पैमाने पर अनुसंधान किया जाता है। इसे ही पायलट स्टडी कहते हैं या पूर्वगामी या अग्रगामी अध्ययन कहते हैं। ये मुख्य शोध का एक लघु स्तरीय प्रतिरूप कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है तथ्यों का अवलोकन व संकलन। शोध कार्य की संपूर्ण योजना के तैयार होने के बाद फील्ड वर्क प्रारंभ होता है। अब डाटा कलेक्शन हेतु अवलोकन और अध्ययन के अनुपकरण और प्रविधियों का सहारा लिया जाता है। शोध प्रक्रिया के इस स्तर पर डाटा कलेक्शन हेतु सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित किया जाता है। डाटा कलेक्शन में इस बात की पूरी सावधानी बरतनी होती है कि जो तथ्य हैं वो पक्षपात रहित होकर एकत्रित किए जाएं। डाटा कलेक्शन के कार्य में लगे शोधकर्ता और अन्वेषकों के लिए ज़रूरी है कि वे सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त हों और तथ्यों को उनके वास्तविक रूप में एकत्रित किया जाना चाहिए। उसमें सब्जेक्टिविटी का प्रवेश नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हमारा अध्ययन है वो ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर होना चाहिए या वस्तुनिष्ठता के आधार पर हमारा अध्ययन होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन, एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ द डाटा। तथ्यों के संकलन के बाद उनके विश्लेषण का कार्य प्रारंभ होता है। सबसे पहले शोधकर्ता तथ्यों का संपादन करता है। विभिन्न प्रविधियों के द्वारा एकत्रित तथ्यों की जांच की जाती है, उनकी कमियों को दूर किया जाता है। इस स्तर पर अनावश्यक सूचनाओं को निकाल दिया जाता है और शेष सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में जमा लिया जाता है।
यहाँ लोगों से प्राप्त व्यक्तिगत उत्तरों को कुछ समूह में रखा जाता है और विभिन्न उत्तरों को संकेतों, प्रतीकों और संख्याओं की सहायता से व्यवस्थित बनाया जाता है। इसके बाद शोध के उद्देश्यों के आधार पर तथ्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों का वर्गों में विभाजन एवं वर्ग निर्माण की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। सारणियन मतलब टेबुलेशन में वर्गीकृत तथ्यों को संक्षिप्त रूप देने के लिए संख्यात्मक सारणियों में रखा जाता है। ऐसा करने से जो वर्गीकृत तथ्य हैं वो अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म, स्पष्ट और तुलना योग्य जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना और नियमों का प्रतिपादन करना संभव होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 11 है तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन। इस स्तर पर विभिन्न प्रविधियों की सहायता से संकलित तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन किया जाता है। यहाँ एकत्रित किए गए तथ्यों का अर्थ निकालने और परिकल्पना की सत्यता और असत्यता का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। तथ्यों, घटनाओं और विभिन्न दशाओं के बीच से संबंध ज्ञात किया जाता है और कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इस बात की विवेचना की जाती है कि किसी विशेष दशा, परिणाम या घटना के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इससे वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। नेक्स्ट स्टेप है सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। शोध का यह अंतिम चरण सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्षों पर पहुंचकर नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण और विवेचन के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। शोधकर्ता इन निष्कर्षों के आधार पर ही नियमों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सामाजिक शोध एक लंबी प्रक्रिया है और वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने और नियमों के प्रतिपादन हेतु यह आवश्यक है कि शोध के प्रत्येक चरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन निष्पक्ष रूप से सावधानीपूर्वक करना चाहिए। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अध्ययन किया स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के चरण। थैंक यू वेरी मच।